तो चलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में सबसे बड़ी पहली बॉडी जो हम स्टडी करते वो है नीति आयोग। नीति आयोग में अगर हम आएंगे तो नीति आयोग का फुल फॉर्म सबसे पहले यहाँ पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नीति, है ना। तो नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका मतलब है ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ऐसा तो किस तरह से, तो जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को ये जो है नीति आयोग इसने रिप्लेस किया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 से एक रिजोल्यूशन पास करके इसे लाया गया था। इसको रिजोल्यूशन पास करके लाया गया, इसके लिए कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया, डायरेक्टली रिजोल्यूशन पास करके लाया गया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये सबसे पहले नॉन स्टैट्यूटरी है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इस तरह का रिजोल्यूशन नहीं लाया गया था। एडवाइजरी है, जो भी ये चीज़ें बताएगी वो एडवाइजरी नेचर होगी, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आप इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं। नीति आयोग ने क्या किया, तो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था इंडिया में, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग इन ईयर 2015। अब प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग को यहाँ पे इन्होंने नीति कहा और आयोग को इन्होंने कमीशन, कमीशन को आयोग कहा, है ना, कमीशन को आयोग कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से ये नाम दिया गया है नीति आयोग। इसमें कुछ चेंजेस है, चेंजेस क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एम क्या है। सबसे पहले एम और फंक्शंस इसके क्या है, बनाया क्यों गया है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डायरेक्शन देती है ना, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने पे भी उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपनी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन देती है और स्ट्रैटेजीज बताती हैं। ऐसी एक एडवाइजरी बॉडी, इन्होंने जो चीज़ें बताई वो एडवाइजरी इन नेचर होगी, गवर्नमेंट्स को वो सुनना है तो ठीक ये इस तरह से होगा। टू फास्टन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, है ना, तो पॉलिसी जो भी है उसको किस तरह से जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए और टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड किया जाए ना, तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये चीज़ है ना। तो मेनली क्या है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कैसा हो, ये बताएगी ये बॉडी। अगला ये बॉडी हमें ये बताती है कि द फॉस्टर द इंटर मिनिस्ट्री इंटर स्टेट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, है ना, तो जो मिनिस्ट्री के बीच के कोऑर्डिनेशन है। जैसे अभी आपने देखा कि एक मेरे ख्याल से एक रनवे बनाया गया है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी, उसका इनाग्रेशन हुआ। उसके इनाग्रेशन में आप देखोगे तो राजनाथ सिंह बैठे हुए आपको दिखे, राजनाथ सिंह जी, और उसके साथ साथ नितिन गडकरी जी यहाँ पे बैठे हुए दिखे। तो नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और ये सब। तो यहाँ पे इन दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडिंग होने वाले हैं इमरजेंसी लैंडिंग वो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की, और मेनली हम देखेंगे तो जो रोड बनाया गया है वो नितिन गडकरी जी के अंडर आता है। तो ये दो मिनिस्ट्री के मिलके ये काम किए गए। तो इस तरह से कुछ अगर काम रहे कि मिलके काम करने, इंटर मिनिस्ट्री का कोई काम है, दो स्टेट्स को मिलके कुछ काम करना है, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाना, ये सब काम नीति आयोग करेगा। ये इसीलिए इस बॉडी को बनाया गया है, और इट एक्ट एज अ रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म, और जो भी डिस्प्यूट्स है, डिपार्टमेंटल इश्यूज है, उन सबको ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे नाम आया है। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि जो कोऑपरेशन है, जो फेडरेशन है, फेडरेशन में हम कहेंगे कि फेडरेशन में सेंटर आता है और स्टेट आता है, इस तरह की दो सरकारें, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बना के रखना, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोनों एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारा देश अच्छा डेवलप कर पाएगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एज स्ट्रॉन्ग स्टेट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, तो स्टेट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना, उसी तरह से सेंटर भी अपने आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि रिप्लेस टॉप डाउन अप्रोच विद बॉटम अप अप्रोच। तो पहले कैसा था कि पहले ऊपर की चीज़ें करते करते नीचे आओ, यानी पहले ग्रास रूट लेवल के लिए इन्होंने ये अप्रोच बनाया कि पहले नीचे से होते हुए हम ऊपर 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 बढ़ेंगे डेवलपमेंट की तरफ। ऐसा इन्होंने एक एम बनाया है कि हम ऐसा करेंगे। तो पहले नीचे का डेवलपमेंट फिर ऊपर का डेवलपमेंट। तो पहले ऐसा था कि पहले ऊपर के ही डेवलपमेंट हो जाते थे, फिर धीरे धीरे नीचे के हो सकते थे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा। उसके साथ साथ इंक्लूसिव पॉलिसी, जिससे जितने भी सेगमेंट्स है सोसाइटी के सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। इंक्लूसिव का मीनिंग है कि सभी सेक्शंस को उस पॉलिसी में लाना, सभी सेगमेंट्स हैं उस पॉलिसी में, उस सोसाइटी के उस पॉलिसी में डाल के इंक्लूड करा के कोई पॉलिसी बनाना, दैट इज इंक्लूसिव पॉलिसी। तो ये इंक्लूसिव पॉलिसी बनाने के लिए है। उसके साथ साथ नॉलेज, इनोवेशन,
है ना, एंटरप्रेन्योरल हम कह सकते हैं सपोर्ट, जैसे कम्युनिटी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसमें रहेंगे, प्रैक्टिशनर पार्टनर्स यहाँ पे रहेंगे, तो है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए जो भी नॉलेज, नई नई चीज़ें, इनोवेशंस करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें करने की ज़रूरत है, सब चीज़ें हमें नीति आयोग प्रोवाइड करेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। नीति आयोग का कंपोजिशन देखते हैं क्या है। नीति आयोग इन सब चीज़ें करने के लिए बनाया गया, और इसका कंपोजिशन में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो का मीनिंग होता है जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन रहेंगे। पहले अगर देखा गया तो प्लानिंग कमीशन जो था इसमें भी सेम चीज़ थी, प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन थे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। एट प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ के चेयरपर्सन है ना। तो ये है, उसके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन कौन रहेंगे वो खुद डिसाइड करेंगे, अपॉइंटेड बाय पीएम रहेंगे, पीएम ही उनको अपॉइंट करेंगे। गवर्निंग काउंसिल एक रहेगा जो गवर्न करेगा पूरी जो प्लानिंग है और सब चीज़ों को, जो जो हमने देखा ये सब चीज़ें करने के लिए जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सीएम रहेंगे। और ऐसे सीएम, देखिए सीएम कहाँ कहाँ के, सीएम स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के। सीएम जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में सीएम है, ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज देखने मिलेगी, दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर। कश्मीर में अभी सीएम बनने के हैं, बट जब भी बनेंगे वो भी नीति आयोग का एक गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे सीएम नहीं है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे यूनियन टेरिटरीज में। ये एक रीजनल काउंसिल बनाया जाएगा। अगर रीजन का डेवलपमेंट की अगर बात की जा रही है तो कभी कभी हो सकता है किसी एक रीजन पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है तो उस रीजन पे रीजनल काउंसिल बनाया जाएगा, तो क्रिएटेड एज पर नीड। और ये जो रीजन में जो जो सीएम आते हैं वो, या फिर यूनियन टेरिटरीज आती है वहाँ के सीएम या फिर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर इस रेस्पेक्टिव रीजन के, वो बनेंगे यहाँ के मेंबर्स। उसके अलावा नीति आयोग में एक सीईओ की भी पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी रहेंगे नीति आयोग के, वो उनकी पोस्ट एज ए रैंक उनका सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जितना रहेगा, यानी जनरली आईएएस ऑफिसर रहेंगे। तो सीईओ ऑफ नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्लानिंग की गई उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये चीफ ऑफिसर रहेंगे, और इनका रैंक रहेगा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना। उसके अलावा अदर मेंबर्स रहेंगे इसमें, जैसे कि फुल टाइम कुछ मेंबर्स रहेंगे जो हमेशा वहाँ रहेंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम 4 रहेंगे जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से रहेंगे। अब एक्स ऑफिशियो कहा गया है तो कौन कौन रहेंगे, तो कभी ये कभी वो 4, कभी अगले 4, ऐसे अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी इसमें रहेंगे, है ना, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं ऐसे लोगों को भी यहाँ पे इन्वाइटी करके रखा जाएगा। ऐसे सब लोग मिलके कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे। तो ये है हमारे इसका कंपोजिशन, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। चलिए आगे चले। यस, तो काफ़ी टाइम से आपकी आवाज़ नहीं आई थी इसलिए एक बार आवाज़ सुन ली आपकी, अच्छा लगा आवाज़ सुन के। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं हब्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो इसमें कुछ टीम जैसी चीज़ें, जो कुछ ग्रुप्स जैसी चीज़ें काम करती हैं, उसमें कहा जाता है मेनली हम ये कहेंगे जो नीति आयोग में काम करते हैं उसमें हम आते हैं तो हमें पता चलता है टीम इंडिया हब है, एक हब है जिसे टीम इंडिया हब कहा जाता है। वो क्या काम करता है टीम इंडिया हब, जिस उसमें जो लोग काम कर रहे हो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छे से कैसे हो सकता है इसमें काम करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, पॉलिसी डिज़ाइनिंग कैसी अच्छी होगी, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क जो है उसका प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है ये टीम इंडिया जो है, टीम इंडिया हब ये यहाँ पूरा करता है। दूसरा यहाँ पे जो हमें दिख रहा है उसका नाम है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करेगा, तो सबसे मेनली यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखता हूँ, दैट इज़ रिसर्च। ये रिसर्च करेगा हर वो चीज़ पे जो अच्छे से करनी है, जो भी नीति आयोग है उनको। जैसे हम ये कहेंगे कि ये रिसर्च कर सकता है कि गुड गवर्नेंस कैसे हो सकती है, ये रिसर्च कर सकता है कि यहाँ अच्छी प्रैक्टिसेस कौन सी है, कैसे हम अच्छे से और डेवलपमेंट कर पाए, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं रिसर्च करने का काम नॉलेज एंड इनोवेशन हब करेगा। ऐसे मेनली 2 हब काम करते हैं अंडर नीति आयोग, और नीति आयोग के साथ साथ कुछ ऑफिसेज भी जुड़े हुए हैं। तो ये ऑफिसेज भी नीति आयोग को हेल्प करते हैं, जैसे डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये जो ऑफिस है ये कहीं ना कहीं किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करता है, और ये ऑफिस भी नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इकोनॉमिक्स रिसर्च, लेबर हो गया, इकोनॉमिक्स रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। ये भी कहीं ना कहीं नीति आयोग से जुड़ा हुआ है, नीति आयोग के साथ ये काम कर रहा है, और ये सब काम जो है वो आगे चलते रहेंगे, ये लोग उसे अच्छे से बढ़ाते रहेंगे, यही हमें यहाँ पता चलता है। तो अच्छे से काम हो
और अच्छे से अगर काम होंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स भी होती है। अगर स्पेशलाइज्ड विंग्स जो है वो आपको याद रखने, तो मैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड विंग्स का भी नाम लिख लेता हूँ। अगर कभी आपको क्वेश्चन आया तो ऐसा मुझे फील हुआ कि वो भी यहाँ पे डाल देना चाहिए आप लोगों के लिए। तो वैसे तो आप पढ़ते ही हो, बट पढ़ते हुए आपको रिविजन करने के लिए एक अच्छा ईजी ये मिल जाना चाहिए तरीका, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यहाँ हम लिख देते हैं स्पेशलाइज्ड विंग। तो स्पेशलाइज्ड विंग इसमें दो ही हैं, वो तो आप ऐसे नाम से ही पता चल जाएगा आपको। स्पेशलाइज्ड विंग्स, यहाँ हम तीन तीन स्पेशलाइज्ड विंग्स के नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट वन जो रहेगा वो यहाँ पे दैट विल बी रिसर्च विंग। आपको पता है रिसर्च करने का काम करेगा। रिसर्च विंग। सेकेंड वन विल बी कंसल्टेंसी विंग, कोई भी चीज़ों के बारे में जो कंसल्ट करना है ना, तो ये कर सकता है, तो इसे कहा जाता है कंसल्टेंसी विंग। एंड थर्ड वन जो विंग हम कहेंगे दैट विल बी टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया विंग, और ये जो है हब में हमने देखा ही, तो टीम इंडिया विंग एक इसमें काम करेगा। ऑलराइट, तो इस तरह के कुछ तीन स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं। इसमें बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उतनी चीज़ें आप समझ लीजिए, और मेनली ये समझ के चलिएगा कि जैसे टीम इंडिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, रिसर्च विंग अच्छा गवर्नेंस कैसा चलेगा क्या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। उसके अलावा कंसल्टेंसी विंग, कोई भी चीज़ पर अगर कंसल्ट करना हो तो यहाँ पे ये कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, ये विंग को। इस तरह से तीन विंग्स इसमें काम करते हैं। तो ये है नीति आयोग के हब्स, ऑफिसेस अटैच जो है वो, और स्पेशलाइज्ड विंग्स जो नीति आयोग के साथ काम कर रहे हैं वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही है कि पॉलिसीज़ बनाना, ये सब जो चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप देखिए कि टीम इंडिया का अगर काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना, तो वही नीति आयोग का काम है। पॉलिसीज डिज़ाइन करना तो नीति आयोग का काम वही हुआ। प्रोग्राम्स का फ्रेमवर्क बनाना वही हो गया। रिसर्च करना चीज़ों का वही नीति आयोग का काम है। यही सब है कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जो प्लान बनाया करती थी, 3-5 ईयर्स प्लान और ये सब बना करती थी। अभी उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। अब नीति आयोग जो है वो यहाँ पे अगर ऐसा कहा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है ना, तो ये सब चीज़ों के चलते डेवलपमेंट के लिए अच्छी प्लानिंग करेगी। तो कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है कितनी नहीं, ये आपको देखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो इतना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंस के लिए एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, और इतने टेबल में आपके डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ कहा जाता है कि पावर टू एलोकेट फंड्स जो है वो टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को हुआ करती थी पहले, है ना, कौन सा फंड किसको जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि फाइनेंस कमीशन को तो वो पावर था ही कि एलोकेशन, यानी फंड को एलोकेट करने का। अब मेनली हम देखेंगे तो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब तो वो करते ही थे एक तरह से, बट यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि फाइनेंस की जो पावर है वो ज़्यादातर हम फाइनेंस कमीशन को देंगे। फाइनेंस कमीशन जैसा बोलेंगे वैसा होगा, और नीति आयोग जो है वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होगी। ये है, तो ये जो है ये मेनली इन्होंने कहा गया है। तो यहाँ इस तरह से एक डिफरेंस देखने मिल रहा है। सेकंड डिफरेंस हमें ये देखने मिल रहा है कि स्टेट का जो रोल है एनडीसी में, हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी पढ़ने वाले, स्टेट्स रोल वाज लिमिटेड टू एनडीसी। पहले यहाँ पे एनडीसी हुआ करता था, आज भी एनडीसी है, आज भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। हम यहाँ पढ़ने वाले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विल स्टडी दिस। बट फिलहाल याद रखिए जो एनडीसी है इसमें जो स्टेट्स का रोल था, अब यहाँ कैसा था, पहले की बात बताओ। जैसे पहला प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन जो प्लान्स बनाता था और प्लान्स को जो अप्रूव करता था, वो अप्रूव करने का काम मेनली एनडीसी द्वारा किया जाता था। एनडीसी में स्टेट्स रहा करते थे। अब ये जो चीज़ें होगी ये पहले हुआ करती थी। आजकल इन्होंने क्या कर दिया है कि एनडीसी को इस बंद कराने का एक प्रोविज़न रखा था, अब तक बंद नहीं हुआ, बट इन्होंने ये कहा कि एनडीसी के जगह जो प्लानिंग कमीशन है उसमें नीति आयोग जो हम कह रहे हैं, नीति आयोग में ही सब चीज़ें इंक्लूड करा दी जाएगी। एनडीसी कोई अलग से काम नहीं करेगा। तो पहले क्या होता था कि इंटरैक्शन प्लानिंग का मीटिंग्स और ये सब यहाँ हुआ करती थी, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था उसमें कौन हुआ करता था, प्लानिंग। हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट जो है वो एनडीसी को देती थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर और स्टेट और यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे। पहले ऐसा उन्होंने एक बनाया था एक सिस्टम। अब यहाँ कैसा है, स्टेट्स है मोर सिग्निफिकेंट रोल, नीति आयोग में ज़्यादा रोल है, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल में ही खुद स्टेट्स है, तो स्टेट्स खुद ही प्लानिंग बनाने में भी उनका कहीं ना कहीं रोल आ रहा है। पहले प्लानिंग बनता था और फिर एनडीसी के पास भेजा दिया करता था, पर अभी ऐसा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गवर्न करने में भी स्टेट्स को रखा गया है। जैसे कि हम देखेंगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब अभी हमें गवर्निंग काउंसिल में देखने मिले।
पहले अगर प्लानिंग कमीशन में देखा तो नो प्रोविजन फॉर पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें हुआ नहीं करते थे। अभी कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स रखा करते हैं जिनको जो चीज़ पे, जैसे किसी को अभी हमारा जो प्लानिंग है वो हमें एग्रीकल्चर के बेस्ड करना है, तो एग्रीकल्चर के कुछ एक्सपर्ट्स को लाया जाएगा एज अ पार्ट टाइम मेंबर्स, जो हमें कुछ ना कुछ सजेशन देंगे, ये नीति आयोग ने यहाँ कहा है। उसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनको कंसल्ट किया जाएगा आफ्टर पॉलिसी वॉज फॉर्म्ड, है ना। तो पॉलिसी बनने के बाद, मैंने बोला ना पहले पॉलिसी बना लेंगे फिर एनडीसी में भेजेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग में ही उन्होंने स्टेट्स को रखा है गवर्निंग काउंसिल्स के थ्रू। तो प्लानिंग जो है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच रखती थी, यानी ऊपर से बन के नीचे तक जाती थी, है ना। बनाते थे ऊपर और नीचे ऊपर अप्लाई करते थे। अभी क्या है कि नीचे से ही ऊपर तक बन के जा रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच है ये। अब आगे हम आएंगे तो प्लानिंग कमीशन जो है इम्पोज्ड पॉलिसीज एंड हैड डिस्क्रिशन इन एलोकेशन ऑफ फंड, है ना। तो प्लानिंग कमीशन कैसा था कि अपने मर्जी से वो एलोकेट कर सकता था फंड का। नीति आयोग ने ये कहा कि नीति आयोग इज अ थिंक टैंक और पॉलिसीज जो डज नॉट हैव द पावर टू इम्पोज पॉलिसीज। हम सिर्फ थिंक टैंक है, हम सिर्फ पॉलिसी बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बाकी पॉलिसीज को इम्पोज कैसा करना है क्या नहीं, ये तो सभी लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं एक तरह से। तो जो भी चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है। तो प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्मिंग सेंट्रल पॉलिसीज, है ना। तो नीति आयोग वोंट फॉर्म एनी सेंट्रल पॉलिसीज बट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी, ये उन्होंने कहा है। तो कभी रिप्लेस किया है तो कुछ ना कुछ कमियां जो है उसको पूरा करके ही रिप्लेस करना होगा, बट मेनली क्या है कि कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा है, यही किसी भी चीज़ में मैटर करता है। इसीलिए एक बार देखिएगा क्या नीति आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। ये आपका इशू है, आप खुद इसे एनालाइज कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है इन चीज़ों पे। बाकी जो भी चीज़ें इन्होंने चेंज की वो मैं आपको बता चुका हूँ। सेंट्रल पॉलिसीज़ पहले बनाया करते थे, अभी अगर देखा गया तो सेंट्रल पॉलिसीज़ नहीं बनती। अब इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है पॉलिसीज़ का, इस पे ज़्यादातर ये लोग फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद ही गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग खुद ही गवर्न कर रही है। पहले क्या होता था, ये पॉलिसी सिर्फ बनाती थी और नीचे आपको इंप्लीमेंट कराना पड़ता था। अभी क्या है, बना भी रही है और इम्प्लीमेंट करने का काम भी यही लोग कर रहे थे। यहाँ पहले सेंट्रलाइज प्लानिंग हुआ करती थी, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मीनिंग है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर सबको, है ना। यस, तो मैंने ये जो बना के दिया आपको टेबल, इसे हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको पिछला प्लानिंग कमीशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेबल से आप इजीली रिवाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है। तो ये एक आपके लिए बहुत ईजी तरीका हो जाएगा रिविजन का। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब जब हम आएंगे तो एनडीसी को पढ़ते हैं। एनडीसी जो है वो 1 जनवरी 2016 को ये बताया गया कि मोदी गवर्नमेंट जो है इज गोइंग टू एबॉलिश द एनडीसी, ये एबॉलिश करने वाली थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और उसकी जितनी भी पावर है वो गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग को उसको देने वाली थी, बट अब तक ऐसा हुआ नहीं। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन होता है एनडीसी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, चेयरमैन और हेड होंगे, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने आपको ये बताया था पीएम पढ़ाते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एज वेल एज नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन के हुआ करते थे, अभी नीति आयोग के हैं, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी अभी भी है। तो एज इट्स चेयरमैन और हेड ये रहेंगे। और ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो, है ना, सिंस 1967 ने शुरू किया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी है। चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के इसमें रहेंगे। चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज के इसमें रहते हैं। मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन इसमें रहा जाता है, अभी इसका नाम नीति आयोग है। तो नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें रहते हैं। उसके अलावा जो नीति आयोग के सेक्रेटरी है, जो पहले प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी रहा करते थे और अभी नीति आयोग के सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी एनडीसी के भी है। ऐसा इनका कंपोजिशन है। अब देखिए मेन बात क्या है कि गवर्निंग काउंसिल जब से आ गया तब से एनडीसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स तो है ही। नीति आयोग में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब तो रहते ही हैं। उसके अलावा सेक्रेटरीज भी हैं, तो यहाँ पे अलग से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने तो ये बोला था कि हम इसे एबॉलिश कर देंगे, बट टिल नाउ इसे एबॉलिश क्यों नहीं किया गया, वी डोंट नो कि अब तक इसे एबॉलिश कर देना था गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी सिर्फ नीति आयोग ही तो पूरा काम कर रही है। तो स्पेशली एक बॉडी को वहाँ रख के कोई वैसा बहुत बड़ा काम इनका है नहीं, ठीक है। फिर भी अब देखते हैं, जब भी होगा तब तक आपको एनडीसी को पढ़ना होगा। तो एनडीसी को मैंने आपको बता दिया, एनडीसी का कंपोजिशन क्या है, एनडीसी क्या है, एनडीसी का फंक्शन क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन क्या है, सबसे पहले कि टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान जो बनता है उसके गाइडलाइंस देना, टू कंसिडर नेशनल प्लान, है ना। जो प्लानिंग कमीशन ने आपको जो प्लान बना के दिया है नेशनल प्लान, उसको कंसिडर करना, वो आपके पास भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करना।
इम्प्लीमेंट करने का काम एनडीसी का है, बनाने का काम प्लानिंग कमीशन का था। अभी नीति आयोग ये काम कर रहा है और भेज रहा है अगर एनडीसी के पास, तो एनडीसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ों का उनको सजेस्ट भी करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें जैसे असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, है ना, कितने रिसोर्सेज लगने वाले, आपने जो प्लान बना के दिया क्या क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें, प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए बताता हूँ, एनडीसी मेनली इम्प्लीमेंट डायरेक्ट, एनडीसी जो है पहले क्या होता था, जो प्लानिंग कमीशन था ये प्लान बना के एनडीसी के पास भेजता था, एनडीसी देखता था, जो भी रिप्रेजेंट डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करता था। एनडीसी क्या करता था, पहले देख लेता था कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, क्या नहीं, कैसा काम हो सकता है, और वो कुछ ना कुछ मेजर्स भी सजेस्ट करता था इनको रिसोर्सेज को लेकर। उसके बाद क्या होता था कि जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग है जो नेशनल डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करेगी, है ना, तो ये चीज़ें भी, जैसे सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आपने किस तरह से बनानी चाहिए, ये चीज़ें भी एनडीसी कभी ना कभी प्लानिंग कमीशन को बताया करता था। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं, हाँ, प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान बना के दिया उसमें ऐसी चीज़ों को कंसिडर करना, ये हो गया। उसके अलावा नेशनल प्लान जो है वो कैसे काम कर रहा है, ये हमेशा देखते रहना। अब एनडीसी क्या करेगा, देखिए एनडीसी के पास एक आपको सिंपल है, प्लानिंग कमीशन ने प्लान बना के एनडीसी के पास भेज दिया, एनडीसी ने सब चीज़ें करके वो स्टेट्स के पास, अब स्टेट उसको बराबर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं, ये भी चीज़ें वो देखता है कि वर्किंग कैसे चल रहा है, नेशनल प्लान का ठीक से चल रहा है या नहीं, ये भी देखने का काम हुआ करता था एनडीसी का। और उसके साथ साथ अगर जो टारगेट है, जो नेशनल प्लान में टारगेट बनाया गया, उसको अचीव कैसे किया जाए, ये चीज़ों पे भी रिकमेंड करने का काम एनडीसी का था और है आज भी। तो प्लानिंग कमीशन है वहाँ पे, तो एनडीसी भी है। इसलिए काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि फिर प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस अगर हमने किया नीति आयोग से, तो वन एंड सेम थिंग है, सिर्फ इसमें डिफरेंस आया है जिसमें आपने सिर्फ नाम बदल दिया है, बाकी आज भी एनडीसी को वहाँ पे रखा है। एनडीसी के पास ये जो फंक्शंस है, तो एनडीसी को हटाया जाएगा और फिर ये गवर्निंग, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि किस तरह से ये काम कर रहा है, कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, ये आपको देखना है, आपको अपने व्यूज़ उस पर बनाना है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि क्या फंक्शन होंगे इनके, है ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक बार फिर से बता दो, टू प्रेस्क्राइब द गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान है। नेशनल प्लान बनाने के लिए जो भी गाइडलाइंस है वो उस पर ये काम करते थे, किस तरह से होगा, क्या होगा। उसके अलावा नेशनल प्लान जो है उसको कंसिडर करना, जो प्लानिंग कमीशन ने आपको भेजा है, जो रिसोर्सेज यहाँ पे भेजे हैं, है ना, तो रिसोर्सेज जो भी होंगे, कितने, सॉरी भेजे नहीं है, जो प्लान भेजा है उसमें रिसोर्सेज कितने लगने वाले हैं, कितने नहीं, ये चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, जो नेशनल डेवलपमेंट को के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पॉलिसीज़ को कंसिडर करना, रिव्यू करते रहना नेशनल प्लान ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और रिकमेंड करना कि किस तरह से हम नेशनल प्लान में जो एम और टारगेट बनाए थे उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा काम एनडीसी का है। ओके, सो एनडीसी को तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ये नहीं कह दिया कि एनडीसी जो है उसे बंद कराया जा रहा है।